हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और हम जो है 1 ईयर का करंट अफेयर्स जो है वो रिवाइज़ कर रहे थे। 2020 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जितना भी करंट अफेयर है, जो कि हम क्रोनोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं करंट अफेयर्स को करने के। तो मैं जितने भी अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन सभी को देख करके जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कि अपन किस तरीके से ऐसे पढ़ें कि याद भी हो जाए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर भी हो जाए। इस तरीके से मैंने ये स्लाइड्स प्रिपेयर की है। इस तरीके से मैंने जो है इन सारे क्वेश्चंस को तैयार किया है और मैं इतना कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर से एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इसकी मैंने पहला वीडियो अपलोड किया है, उसको ज़रूर से देखिएगा। वो आपके एनटीपीसी, पटवारी और जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, इवन जो आपके सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होगा, स्टेट पीसीएस का यानी कि आरएएस का एग्ज़ाम, उस तक में आपके काम आ सकते हैं। तो इसलिए जो है ज़रूर से उन वीडियोस को देखिए, अच्छी तरीके से देखिए, आपको याद भी होगा और आपको काम की चीज़ें भी मिलेगी। अगर इन वीडियोस का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इन सभी के पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है स्टडी फॉर आईएएस एंड आरएएस, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप जो है वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। कल हमने जो किया था उसमें हमने पोर्टल्स पढ़े थे, कौन कौन से पोर्टल सरकार ने जारी किए हैं, इंपॉर्टेंट पोर्टल्स मैंने बताए थे आप लोगों को। और साइंस एंड टेक का पोर्शन हमने किया था। आज थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ऐसी संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें भारत सदस्य नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, भारत सदस्य नहीं है, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। ठीक है, अभ्यास प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न जो है आपके हल हो सकते हैं, इसलिए उन प्रश्नों को भी ध्यान से देखिएगा। मैंने ये क्यों कहा कि हम ऐसे संस्थाएं पढ़ेंगे जो जिसमें भारत शामिल नहीं है, क्योंकि देखिए प्रश्न ऐसे आता है, जैसे आगे आसियान, निम्न में से आसियान का सदस्य देश कौन सा है, या फिर आ गया भारत निम्न में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य नहीं है। तो आपको ऑप्शन दे दिया, ईस्ट क्या कहते हैं, एपेक दे दिया, ओईसीडी दे दिया, उसके बाद सार्क दे दिया और फिर बिम्स्टेक दे दिया। तो ऐसे करके क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले वो संस्थाएं ली हैं जो कि न्यूज़ में भी हैं और उसके अंदर भारत सदस्य नहीं है। तो पहले उनको पढ़ लेते हैं। इस तरीके से पढ़ेंगे, आपको याद भी हो जाएगा और वो संस्थाओं के बारे में आप जान भी लेंगे। और वो न्यूज़ में भी हैं, हर साल उनके बारे में जो है चर्चाओं में रहती है। अगर आपने क्रोनोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला संस्थान है हमारा एपेक। एपेक का फुल फॉर्म है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अब इसमें वही देश हैं जो कि प्रशांत महासागर जो है उसके नज़दीक बसे हुए देश हैं, उसको बॉर्डर करते हैं, जो उसकी सीमा पर बसे हुए हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स भारत तो उसकी सीमा पर है नहीं, इसलिए भारत जो है इसका सदस्य देश नहीं है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं ताकि हम एपेक को जान सकें। देखिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड, ठीक है, कोई भी जो है ड्यूटी वगैरह जो है वो ना लगे, तो इस प्रकार से मुक्त व्यापार तथा व्यावहारिक सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए ये एक अंतर सरकारी यानी कि इंटरस्टेट जो है ये मंच है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सिंगापुर में है। इसके सदस्य देश कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की, बस थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रशांत जो महासागर है उसके बॉर्डर वाले जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है। अब आप मैप देख लीजिएगा, ब्रुनई, कनाडा, चिली, हांगकांग, चीन, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम। ठीक है, तो ये एपेक के बारे में था। मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में है। कौन से देश हैं? जो कि प्रशांत महासागर के बॉर्डर के रीजन्स हैं। भारत इसका सदस्य है क्या? नहीं है। ठीक है, तो भारत देखिए दोनों का ही नहीं है, एक तो ओपेक आता है और एक एपेक आता है, इन दोनों का सदस्य भारत नहीं है। ऐसे आप याद कर लीजिए, ओपेक एपेक दोनों का सदस्य भारत नहीं है। नेक्स्ट आइए ग्रुप 7 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 7 जो है इसके अंदर जो है आपके 7 देश हैं। पहले ये 8 देश हुआ करते थे, लेकिन आपको पता होगा कि इसमें जो 8वां देश था वो था रूस, यानी कि रशिया। रशिया ने क्या किया, क्रीमिया जो एक रीजन है उसका, क्रीमिया, इसके ऊपर अधिकार करने के कारण इसकी बहुत आलोचना हुई और फिर इसको जो है ग्रुप से हटा दिया गया था, इसलिए वापस क्या हो गया, ग्रुप 7 हो गया। तो देखिए इसकी स्थापना सबसे पहले देखिए इसके मेंबर कौन कौन से हैं, तो कनाडा है। कनाडा की राजधानी क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, फिर है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसमें शामिल है। अंतर सरकारी संगठन है, 1975 में बना था।
इसमें शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जो है इसको अनौपचारिक मंच के रूप में बनाया गया था। ये मैंने आपको बता ही दिया। रूस जो है इसमें 1988 में रूस इस समूह में शामिल होने के बाद जो है 2014 में जब उसने क्रीमिया विवाद जो था उसके चलते जो है इसको फिर से इस समूह से हटा दिया गया था। तो G7 याद हो जाएगा। एपिक के बाद में सेकंड है हमारा G7, इसका भी सदस्य भारत नहीं है। पर्यवेक्षक के रूप में जो इसमें भाग लिया जाता है। अब देखिए शेरपा, ये शेरपा क्या है? तो देखिए इसके अंदर जो है ये जो शिखर सम्मेलन होते हैं इसमें शामिल होने से पहले कुछ इसकी बैठकें की जाती है। पहले जो प्री बैठक होती है ना वो होती हैं। तो इसके अंदर जो बैठकों में भाग लेते हैं उनको शेरपा कहा जाता है। तो भारत की ओर से अभी जो शेरपा है वो है शक्तिकांत दास। ये क्वेश्चन हमने ये आर्टिकल हमने क्रोनोलॉजी के अंदर भी पढ़ा था, तो आप अगर उसको याद कर पाएँ तो ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आरसेप, जिसको हम कहते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था जो कि 3-4 अखबारों में पब्लिश हुआ है। उसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। वो आर्टिकल मैंने तब लिखा था जब भारत जो है इसमें शामिल था। तो देखिए आरसेप क्या है? तो ये है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो देखिए इसके अंदर जो है 16 देश थे पहले भारत को मिला करके। भारत ने जो है चाइना के कारण जो है, क्योंकि इसमें क्या है कि देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, यानी कि जो ट्रेडिंग के लिए जो बॉर्डर्स है अपने एक दूसरे देशों के उनको ओपन करना होगा। तो भारत की कुछ आशंकाएं थी, क्योंकि चीन जो है वो सभी सामानों की डंपिंग करता है। तो हम तो पहले ही ट्रेड डेफिसिट में है, उसके साथ व्यापार घाटे में है, तो हम तो और घाटे में चले जाएंगे। तो इसलिए भारत ने अपनी कुछ शर्तें रखी थी, उसको मान्य नहीं किया गया हालांकि। तो आरसेप ने जो है भारत को छोड़ करके ही इसको आगे बढ़ा लिया है। और आरसेप ने ये भी कहा है इसके सदस्य देशों ने कि भारत जब चाहे इसमें शामिल हो सकता है। तो फिलहाल के लिए भारत जो है इसमें शामिल नहीं है, हालांकि संस्थापक सदस्यों में भारत शामिल था। ठीक है, तो वो 15 देश कौन कौन से हैं तो उसका देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए ब्रुनेई दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो आसियान के तो 10 देश हैं ही, उसके अलावा कौन से 5 देश और हैं? तो देखिए चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। ठीक है, वो इसमें शामिल है। नेक्स्ट हम चलते हैं आसियान। आसियान सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका आपको पता होना ही होना चाहिए कि इसमें देश कौन कौन से हैं और इसकी राजधानी इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। तो देखिए आसियान जो है इसका भी भारत जो है सदस्य देश नहीं है। इसकी स्थापना जो है 1967 को हुई थी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जो है इसकी स्थापना की गई। इसमें 10 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। कौन कौन से हैं? तो देखिए आप, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। कहाँ है? जकार्ता में। ठीक है, अब देखिए नक्शे में हम देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है मैप देखना। तो 10 देश कौन कौन से थे? म्यांमार, म्यांमार की राजधानी नैपीताओ। फिर आप देखिए यहाँ पर, ये रहा आपका थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी पता ही है बैंकॉक। लाओस देख लीजिए, देखिए लाओस जो है एक लैंडलॉक जो है वो इसके अंदर देश है, ये रहा। तो लाओस की राजधानी है वियतनाई। ये दिख रहा है आपको लाओस, इसकी राजधानी है यहाँ पे वियतनाई। एक मिनट, लाओस की राजधानी है यहाँ पे वियतनाई। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका वियतनाम, वियतनाम की राजधानी है हनोई। फिर है कंबोडिया, कंबोडिया की है नॉम फेन। और मलेशिया की है, ये देखिए मलेशिया की है कोलालमपुर। ठीक है, और ब्रुनेई की है बंदर शेर बेगवान। और ये है फिलीपींस, फिलीपींस की है मनीला। और ये रहा आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी है यहाँ पे जकार्ता। तो ये हो गए आपके सारे देश आसियान के। ठीक है, तो आसियान में भी भारत जो है वो सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका इस्लामिक सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। नाम से सिद्ध है कि इसके अंदर जो मुस्लिम देश हैं वो इसके सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में इस्लामिक सहयोग संगठन में कितने सदस्य हैं? तो 57 सदस्य हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि देखिए यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र, इसके बाद में अगर कोई सबसे बड़ा संगठन है तो वो OIC ही है। तो इसलिए हमको इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। संयुक्त राष्ट्र के बाद में दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेद्दा में है। कई बार हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने क्रोनोलॉजीज पढ़ी है मेरे द्वारा पढ़ाई हुई तो आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर हमने कई बार इसके बारे में जिक्र किया है। OIC की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जेद्दा में है। तो इसमें देखिए OIC में शामिल होने के लिए किसी भी देश का मुस्लिम बाहुल्य देश होना जरूरी होता है और कम मुस्लिम आबादी वाले देशों को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया जाता है। हालांकि देखिए
इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? भारत। लेकिन भारत इसका सदस्य देश नहीं है। तब तक हमने पढ़ लिया एपेक, G7 पढ़ लिया, OIC पढ़ लिया, ठीक है, और उसके बाद अलावा और क्या पढ़ा हमने? आसियान पढ़ लिया। तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया जिनका सदस्य देश भारत नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं नाटो, ठीक है। तो ये जो है नाटो जो है इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। तो ये भी देखिए एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में की थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में, ठीक है। आपको कोल्ड वॉर याद होगा, शीत युद्ध, ठीक है। किस किस के बीच में था शीत युद्ध? तो देखिए यूएसए और यूएसएसआर। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ये दो शक्तियां जो है उभर करके आई। अब इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चालू हो गया। शीत युद्ध का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप और आपका एक बहुत ही जो है आपके कंपटीटर ही एक लड़का दूसरा है आपकी क्लास में, ठीक है। तो अब आप दोनों के बीच में प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं होता है, लेकिन जो है इन्फ्लुएंस बढ़ाने के चक्कर में युद्ध बहुत होता है। जैसे कि टीचर के सामने इमेज अच्छी करना, कई दोस्तों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तो इस तरीके का शीत युद्ध जो है, कंपैरिजन जो है वो चलता रहता है। उसको बोलते हैं शीत युद्ध, यानी प्रत्यक्ष युद्ध करे बिना जो है हम एक दूसरे से जो है एकदम रहते हैं ना, तो उसको कहते हैं शीत युद्ध। तो ये यूएसए और ये यूएसएसआर के बीच में था। तो इसके परिप्रेक्ष्य में जो है ये नाटो संगठन यूएसए के द्वारा बनाया गया था, और इसके अगेंस्ट में यूएसएसआर ने किया था वॉर्सो पैक्ट, ठीक है। तो अब देखिए 1949 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय है बेल्जियम में, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, और इस संगठन में अमेरिका तथा यूरोप के सभी प्रमुख देश शामिल हैं। वर्तमान में इसके जो है कितने सदस्य हैं? 29 सदस्य हैं। और अभी भारत को जो है इसके अंदर एक सहयोगी देश के रूप में शामिल किया गया है। 2020 की बात है ये हमने पढ़ा था, ये भी क्रोनोलॉजी में पढ़ा था। तो उसके सहयोगी के रूप में शामिल किया है, क्योंकि आप जानते हैं अभी अमेरिका ने जो है भारत के साथ में कई सारे, जैसे लिमोआ है, ठीक है, बिका है, ऐसे करके कई सारे जो है सहयोग के क्या कहते हैं इसको, कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो अमेरिका का दबदबा है नाटो में, तो इसलिए नाटो में भी जो है सहयोगी देश के रूप में भारत को बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया नाटो के बारे में। फिर आ जाइए ओपेक। अब ओपेक क्या है? तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी कि जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, पेट्रोल एक्सपोर्टिंग देश जो हैं, निर्यातक देश जो हैं, उनका ये संगठन है, ठीक है। तो ये जो है एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में इराक में आयोजित जो बगदाद सम्मेलन था उसके परिप्रेक्ष्य में हुई थी, ठीक है। अब भारत तो वैसे ही देखिए कि भारत तो जो है कभी भी तेल का जो है एक्सपोर्ट नहीं करता है, इंपोर्ट ही करता है, तो भारत इसका सदस्य नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए इसके जो सदस्य हैं वो हैं 14। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, इस संगठन के 5 जो हैं ये संस्थापक सदस्य हैं, ठीक है। सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, वेनेजुएला कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। सबसे ज़्यादा तेल जो है इन्हीं में पाया जाता है। ईरान, इराक, कुवैत, ये लास्ट के याद रह ही जाएंगे। अब देखिए इनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करते हैं, अपने एक कार्टेल बना के रखते हैं, जिससे कि जो है ऑयल की प्राइसेस को ये नियंत्रण में रखने का कार्य करते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए वियना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर जो है इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट संगठन है हमारा ओईसीडी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए ओईसीडी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1961 में हुई। इसके सदस्य देश हैं 35, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है फ्रांस के अंदर। देखिए इसके अंदर जो सदस्य देश है ना, उनकी HDI रैंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि इनमें ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये हमारी तरह जो है भारतीय लोग नहीं हैं, ये जो है काफ़ी हाई लिविंग स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके सदस्य देश जो है वो देखिए अधिकतर यूरोपियन देश हैं, ठीक है। तो देखिए फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इजराइल, न्यूजीलैंड, इस प्रकार के जो स्विट्ज़रलैंड, ये प्रकार के जो है बड़े बड़े देश जो हैं वो इसके सदस्य हैं। तो OECD का भी सदस्य देश जो है वो भारत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से पढ़ लिए हमने? हमने पढ़ा अपेक, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था, एक मिनट, ये रहा अपेक। उसके बाद में पढ़ा G7, उसके बाद में हमने पढ़ा आरसेप, उसके बाद में आसियान, फिर है हमारा OIC, फिर हमने पढ़ा है नाटो, और उसके बाद में पढ़ा ओपेक, और फिर हमने पढ़ा है लास्ट OECD। तो ये हो गए हमारे
जो है ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम करते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न। ये अभ्यास प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा और इसको ज़रूर से ध्यान से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला है न्यूमोकोल कंजुगेटिव वैक्सीन। ये अभी नया वैक्सीन आया है, पूरी तरीके से जो है इसको भारत में बनाया गया है, इंडिजिनस है ये। तो ये जो वैक्सीन अभी लॉन्च किया गया है, इसका संबंध जो है वो किस बीमारी से है? मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम देती हूँ, सोचिए और फिर मैं आंसर बताती हूँ। सो देखिए इसका आंसर जो है वो है आपका न्यूमोकोल रोग। तो कई बच्चे इसको निमोनिया करेंगे। निमोनिया देखिए इसका जो है ये जो न्यूमोकोल नामक जो रोग है, यानी कि ये जो वैक्सीन है, ये कई सारे रोगों पे काम करता है, जैसे निमोनिया और मेनिंजाइटिस। निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ये इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उसके लिए जो है न्यूमोकोल कंजुगेटिव वैक्सीन है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपसे रोग पूछे तो उसको न्यूमोकोल रोग कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें एक दिक्कत और है, आजकल कोविड की कई सारी वैक्सीन आ गई, तो बच्चा सीधा सा टिक क्या करेगा? कोविड, जबकि कोविड नहीं है। इसका क्या आंसर है? न्यूमोकोल रोग है। और इसके अभाव में अगर कोई पूछे तो निमोनिया या फिर मेनिंजाइटिस जो है उस पर भी आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका पर्टिकुलरली आंसर क्या होगा? न्यूमोकोल। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एथनोलॉग के हालिया जारी संस्करण के अनुसार हिंदी विश्व की डैश बोले जाने वाली भाषा है। तो आप देखिए जो ये वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस है, ये मैंने लिया है अभी क्वेश्चन आपका कहाँ से? क्रोनोलॉजी से। तो क्रोनोलॉजी में जो वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एथनोलॉग है, ठीक है, इसमें क्या है कि जितनी भी भाषाएं हैं विश्व की, उन सबको जो है ये देखता है कि भाई कौन कौन सी भाषा कहाँ कहाँ ज़्यादा बोली जाती है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखता है। तो हमारे यहाँ पर जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, वो मैं आपको बताऊंगी, पहले आप इसका आंसर सोचिए। हिंदी की रैंक कौन सी है? तो देखिए इसका आंसर है तीसरी। तो पहली कौन सी होगी? तो पहली देखिए जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है आपकी इंग्लिश। जो दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है मैंडेरिन। ये मैंडेरिन जो है वो चाइना की भाषा है। ठीक है, और तीसरे पे आती है हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा हाँ, आपने सुना होगा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पहल की थी कि भाई जो है भारत की जो हिंदी है उसको भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाए। तो क्यों नहीं बनाया गया? तो देखिए बनाया इसलिए नहीं गया क्योंकि जब भी हम किसी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाते हैं तो उसके लिए जो है कुछ फंड की व्यवस्था करनी पड़ती है। और हिंदी जो लोग जो देश बोलते हैं वो हमारी तरह जो है काफ़ी अमीर देश है, तो इतना कंट्रीब्यूशन जो है वो कर नहीं सकते और भारत के ऊपर इसका आर्थिक दबाव पड़ेगा, इसलिए भारत ने भी ऐसा किया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। चलिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये कल मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, वेटलैंड डे। ठीक है, तो वेटलैंड डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो भारत में पहले तो आप, अच्छा आप पहले इसका आंसर सोचिए फिर मैं बताती हूँ। यस, इसका आंसर है 2 फरवरी। तो देखिए वेटलैंड वो जगह होती है जहाँ पर वो दलदली भूमि होती है, वहाँ का अपना जो है पारिस्थितिक तंत्र होता है और उसके संरक्षण के लिए जो है उसको आर्द्र भूमि घोषित किया जाता है। किसके तहत घोषित किया जाता है? तो 1972 के रामसर कन्वेंशन के तहत। रामसर कहाँ है? रामसर ईरान में है। यहाँ पर सभी देशों की बैठक हुई थी और इन्होंने जो है कहा था कि भाई जो ये आर्द्र भूमि है इनके संरक्षण के लिए जो है कुछ भूमियों को आर्द्र भूमि का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर जो है इसीलिए जो है 2 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस जो है वो मनाया जाता है। भारत में कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं? तो 42 जो है वो आर्द्र भूमियाँ हैं। अभी 10 डिक्लेयर हुई हैं, पहले 32 थी। ठीक, राजस्थान में कौन सी है? तो देखिए राजस्थान में है केवलादेव और सांभर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप बताइए इसका आंसर। यस, तो देखिए कई लोगों ने इसका 8 मार्च लगाया होगा, बिल्कुल गलत है। 8 मार्च जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है वो आपका कब होता है? तो वो आपका 13 फरवरी को होता है। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है भारत के नए सतर्कता आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारत के नए सतर्कता यानी कि CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये किसको नियुक्त किया गया है? तो इसको सोचिए आप। सो इसका राइट आंसर है वो है संजय कोठारी। तो देखिए CVC जो है ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, इसको जो है संथानम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो है इसको गठित किया गया था और ये जो जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो है सर्विलेंस के लिए जो है इस आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक स्टेज द थ्योरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स, ये एक किताब है, इसके लेखक जो है वो कौन है? कल हमने एक किताब पढ़ी थी अ प्रॉमिस्ड लैंड और आज हम पढ़ रहे हैं बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स।
ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो आप बताइए इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर है मोंटेक सिंह आलूवालिया। ये वही मोंटेक सिंह आलूवालिया है जो कि योजना आयोग के जो है चेयरमैन हुआ करते थे, वाइस चेयरमैन हुआ करते थे। तो उनके द्वारा लिखी गई ये किताब है। उसी योजना आयोग को, जो कि 1950 में बना था, उसको आज जो है नीति आयोग कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, राज्य का गवर्नर किस अनुसूची के तहत मंत्रियों को शपथ दिलवाता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा अच्छे से। ये हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। जो हमारे राज्य के गवर्नर होते हैं वो मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं, आपको पता ही है। और गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो देखिए जो अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं भारत के संविधान में? 12 अनुसूचियां हैं। अच्छा, पहले इसका एक बार आंसर बता दीजिए, फिर उसके बाद में हम देखते हैं। तो इसका आंसर जो है हमारा तीसरी अनुसूची। तो देखिए भारत के अंदर जो अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी है? 12। और 12 की 12 आपको पता होनी चाहिए कौन सी अनुसूची में क्या है। तो एक बार देख लेते हैं किस अनुसूची में क्या है। तो देखिए सबसे पहली जो अनुसूची है उसमें राज्यों के बारे में है, उनके नामों के बारे में है। ठीक है। दूसरी को याद करने का तरीका है द्वितीय वित्तीय, द्वितीय और वित्तीय। इसके अंदर क्या है? तो वित्त से संबंधित यानी कि सैलरी पेंशन वगैरह से संबंधित बातें हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है? ओथ, यानी किसको कौन सी कसम दिलानी है पद ग्रहण करने से पहले, वो इसके अंदर है। चौथी वाली जो अनुसूची है उसके अंदर क्या है कि जो आपके राज्यसभा है उसकी कितनी सीट्स जो है उसका एलोकेशन, कौन से राज्य से कितनी सीटें होंगी उसका एलोकेशन। पांचवी अनुसूची में क्या है? तो शेड्यूल जो एरियाज होते हैं और ट्राइबल्स, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज होते हैं। अनुसूची जनजाति और जाति क्षेत्र जो होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन से संबंधित बातें इसके अंदर है। छठी अनुसूची में आप आ जाइए। छठी अनुसूची में जब आएंगे तो उसके अंदर जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन है कहाँ के? 4 ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, वो भी 4 ट्राइबल एरियाज का। कौन कौन से ट्राइबल एरियाज? एम टी एम। ए का मतलब आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 7वीं अनुसूची। तो 7वीं के अंदर क्या है? 3 लिस्टें हैं। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के। संघ सूची, राज्य सूची और इसको क्या कहते हैं? कॉन्करेंट सूची को क्या कहते हैं? समवर्ती सूची, है ना। फिर है आपकी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाओं का उल्लेख है कि कौन कौन सी हमारी जो है भाषाएं हैं, और इसमें हमारी 12 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है उसमें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, फिर आते हैं 9वीं अनुसूची पे। तो 9th के अंदर क्या है? तो देखिए ये 9वीं अनुसूची जो है ये इंपॉर्टेंट है। जब भारत में पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तभी इस अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची थी। अब मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको संसद जो है बना तो देती है, लेकिन उसके ऊपर जो है ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो इसके बनाए हुए लॉ को निरस्त कर देता है। तो संसद ने क्या किया कि एक 9वीं अनुसूची बनाई और कहा कि 9वीं अनुसूची के अंदर जो भी मुद्दे हम रखेंगे वो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल स्क्रूटिनी या जुडिशियल रिव्यू से बाहर होंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे मुद्दे जो होते हैं उनको जो है इसमें रखा जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर ऐसा मुद्दा हुआ जो कि संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक क्या कहेंगे, आधारभूत जो ढांचा है, अगर उसके विपरीत हुआ तो उसको जो है अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, मतलब नल एंड वॉइड उसको माना जाएगा, गलत माना जाएगा, निरस्त हो जाएगा वो ऑटोमेटिक। लेकिन फिर भी 9वीं अनुसूची में क्या होता है? संसद के द्वारा पारित ऐसे कुछ मुद्दे या ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि जिनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि 12 अनुसूचियाँ याद हो गई होगी। पहली के अंदर नाम है, दूसरी के अंदर वित्तीय, तीसरी के अंदर क्या है? ओथ के बारे में है, कसम दिलाने के बारे में। चौथी के अंदर क्या है? राज्यसभा की सीटें। पांचवी के अंदर क्या है? SC ST जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में। छठी के अंदर क्या है? AM TM वाला। और 7वीं के अंदर क्या है? तीनों लिस्टें हैं। 8वीं में क्या है? 22 भाषाएं हैं। 9वीं में क्या है? पहला संविधान संशोधन से जोड़ी गई है और इसके अंदर जो है ऐसे मुद्दे जिनको कि जुडिशियल रिव्यू से बचाना होता है। 10वीं के अंदर क्या है हमारा? हाँ, 10वीं तो मैंने बताई नहीं। तो देखिए 10वीं के अंदर जो है दल बदल के बारे में है, दल बदल जो कानून है उसके बारे में है। ठीक है, 11वीं के अंदर क्या है? तो पंचायती राज के जो भी सब्जेक्ट मैटर हैं, जो भी विषय हैं वो इसके अंदर है। और 12वीं के अंदर क्या है? जो म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं उनको दिए गए जो विषय हैं वो इसके अंदर लिखे गए हैं।
नेक्स्ट हम चलते हैं अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। ये एनटीपीसी में आया था अभी कि जो है सेरीकल्चर के ऊपर आया था, और हम पूछ रहे हैं अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। तो आप बताइए इसका आंसर। देखिए इसका सही आंसर है विटीकल्चर। ठीक है, तो सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम की कीड़ों की जब खेती करते हैं रेशम निकालने के लिए उसको कहते हैं सेरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता है जो प्लांट्स और फ्रूट्स की जो हम करते हैं उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। पिसीकल्चर होता है मछलियों का पालन, और विटीकल्चर होता है वो आपका अंगूर की खेती। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष जो है वो पारित किया गया था। तो इसका आंसर आप बताइए। सो इसका राइट आंसर है 1878। ठीक है, तो ये जो है लॉर्ड लिटन के टाइम पे, हमारे उस समय वाइसराय थे लॉर्ड लिटन, उनके टाइम पर जो है जो भारतीय प्रेस है उसके ऊपर जो है सैंक्शन लगाने के लिए, सेंसर करने के लिए जो है ये प्रेस एक्ट जो है वो लाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है वो 1878 में लाया गया था। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। सो इसका आंसर है 12। ठीक है, तो राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में कितने होते हैं। तो देखिए लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और वो आंग्ल भारतीय होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। तो देखिए जो राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्य होते हैं वो कई सारे फील्ड से होते हैं। कई सारे का मतलब 4 फील्डों से होते हैं, जैसे कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल साइंस। इनमें इन्होंने अगर कोई अच्छा काम किया है तो इनके चांस बनते हैं कि भाई इनको मनोनीत कर लिया जाएगा। ऐसा तो लिखित तो हम पढ़ते ऐसा ही हैं, बाकी तो पता नहीं। तो देखिए ये जो है मनोनीत किए जाते हैं, और ये 4 ही क्षेत्र होते हैं जिनसे कि इनको मनोनीत किया जाता है। अब आप कहेंगे सचिन तेंदुलकर को क्यों किया मनोनीत, तो वो देखिए कि जो क्रिकेट है उसको एक आर्ट माना गया है, इसलिए जो है उनको मनोनीत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, भारत के पहले लोकपाल किसको जो है अभी नियुक्त किया गया। तो देखिए 2020 के अंदर ही जो नए लोकपाल बने हैं उनका नाम है पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष, उनको जो है वो नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है, कवि दुर्जति किसके दरबार में कवि थे। मतलब ये दुर्जति नाम के जो व्यक्ति हैं वो किस राजा के दरबार में कवि थे। तो इसका आंसर आप बताइए। ये क्वेश्चन मैंने जो है शायद किसी एग्ज़ाम के पेपर में देखा था। आई थिंक ये कांस्टेबल वाला पेपर था जिसमें कई सारे कवियों के नाम दे रखे थे, और कहा था कि 14वीं शताब्दी का जो है कवि कौन सा है इनमें से। तो ये कवि दुर्जति जो है ये कृष्णदेव राय जो हैं उनके दरबार के अंदर, अष्टदिग्गज के अंदर शामिल थे। तो देखिए जो ये आपके कृष्णदेव राय हैं, ये आपके तुलुव वंश तुलुव डायनेसिटी जो होती है, तुलुव वंश, ठीक है, उससे थे। जब आप कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे, या फिर क्या कहते हैं उसको, इस राज्य के बारे में पढ़ेंगे, कर्नाटका के इस राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ आप जो है 4 वंशों के बारे में पढ़ेंगे। संगम, ठीक है, संगम वंश के बारे में, फिर सलू, फिर तुलु और फिर अरिवेडु। ये 4 वंश थे, इनकी राजधानी थी हम्पी। ठीक है, तो इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण राजा है यहाँ के कृष्णदेव राय, जिसके बारे में बाबर तक ने कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा कोई है तो वो राणा सांगा है या फिर कृष्णदेव राय हैं। ठीक है, तो कवि दुर्जति जो है वो किसके दरबार में थे, कृष्णदेव राय के दरबार में थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो देखिए ये अनुच्छेद जो है आप बताइए। यस, इसका आंसर है आर्टिकल 21। ठीक है, तो ये जो है एक फेमस केस था, केएस पुट्टुस्वामी। ये 90 वर्षीय जो हैं आपके जज थे, ठीक है, रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इन्होंने जो है ये केस किया था, क्यों किया था, तो आधार कार्ड जो है, क्योंकि आधार को अनिवार्य किया जा रहा था, उसके लिए आइरिस स्कैन, फिंगरप्रिंट स्कैन, कई सारे स्कैन किए जा रहे थे। तब उन्होंने जो है हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की थी, और उसके तहत जो है ये ऐतिहासिक जजमेंट आया है कि निजता का अधिकार जो है वो भी आपका क्या है, एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट है, भारत में एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी फसलों पर जो है वो दी जाती है। तो देखिए ये जो है आपके 22 फसलों के ऊपर दी जाती है, और एक शुगर केन के ऊपर भी दी जाती है। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे इन फसलों के नाम देख सकते हैं। पैडी है यानी कि चावल है, वीट है, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज़, रागी, ये सारे नाम आप इसमें देख सकते हैं। उसके अलावा जो शुगर केन है उसको, यानी गन्ना जो है उसको FRP दिया जाता है, यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस के अंतर्गत रखा जाता है। MSP के लिए कहा है कि प्रोडक्शन का जो 1.5 गुना है वो जो है MSP
होना ही चाहिए। ठीक है, सरकार के द्वारा इसको तय किया गया है। नेक्स्ट है, किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जो है समिति का गठन किया गया है? तो इसका आंसर है आपका अशोक दलवाई समिति। एम एस स्वामीनाथन कौन है? हो सकता है कई लोग इसको टिक कर दें। तो एम एस स्वामीनाथन के सिफारिशों को लागू करने की बात तो की जाती है, लेकिन जो है कभी लागू किया नहीं गया है। और एम एस स्वामीनाथन वो है जो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक रहे, हरित क्रांति के जनक। आज का आखिरी सवाल, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, संविधान दिवस जो है आपका, आप बताइए, पहले सोच लीजिए मन में। तो संविधान दिवस जो है वो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन जो है हमारे संविधान को हमने अडॉप्ट कर लिया था। अगर आप हमारे भारत में जो संविधान है उसकी प्रस्तावना को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो संविधान है उसको 26 नवंबर को तो जो है हमने अडॉप्ट किया था। ठीक है, और फिर इसको 26 जनवरी के दिन जो है हमने इन्फोर्स किया था। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। सो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर से बताइएगा। हमने कई सारे संस्थाओं के बारे में पढ़ा। अगर आप चाहें तो मैं इनके बता सकती हूँ कि मीटिंग कहाँ कहाँ होनी थी। तो देखिए, एपिक की मीटिंग जो है वो मलेशिया में होनी थी, लेकिन जो है विजुअल मीटिंग हुई है। G7 की अगर आप देखें तो कैंप डेविड USA में, कैंप डेविड है एक जगह, वहाँ पर तय हुआ था कि यहाँ पर इसकी मीटिंग होगी, लेकिन ये जो है वर्चुअल हुई। आसियान की मीटिंग जो है वो वियतनाम में हुई। ठीक है, तो हालांकि अब ये तो कोई पूछेगा नहीं क्योंकि ये मीटिंग्स तो पूरी हो ही नहीं पाई। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? नए साल का पहला वीडियो था ये। और नए साल जैसा हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। हर दिन हमारे लिए एक नया साल होना चाहिए। जिस समय हम सोच लें कि हमें आज ये कार्य करना है या हमारे करियर के लिए हमें ये एक स्टेप उठाना है, तो वही हमारे लिए जो है नया साल होता है। यही हमारा अभी तो कहते हैं ना, फिलहाल तो जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट यही है कि जब तक कोई अच्छी वैकेंसी नहीं आती तब तक आप पढ़ते रहिए और पढ़ाई में कोई कसर मत छोड़िए। बाद में जाकर ये गम नहीं होना चाहिए कि यार काश इतना और पढ़ लिया होता या इतने से डिसिप्लिन को और सहन कर लिया होता। तो ये मन में गम या मलाल जो है वो कभी भी रहना नहीं चाहिए। इसलिए जी तोड़ मेहनत कीजिए, जितने आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, अपने आप को फोकस्ड रखिए। और इस नए साल में मैं ये कहूँगी कि कई लोग तो जुड़ते हैं लोगों से, मैं ये कहूँगी कई लोगों से दूर रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छी तरीके से पालन कीजिए, ताकि जो है आपके करियर के अंदर जो है कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, आपके लिए बाधा ना बन सके। तो इन्हीं बातों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके आप उसको ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।